हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अश्विन मालूवारिस पर। इस वीडियो में हम मेरी जो आंसर शीट है पेपर 3 की, उसके थ्रू पॉलिटी सेक्शन की स्ट्रेटजी को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पहला सवाल है कि भारत की संविधान की उद्देशिका में निम्नलिखित बंधुता को स्पष्ट कीजिए, यानी फ्रेटर्निटी को। देखिए, वो आपको पता है कि जो फ्रेटर्निटी है प्रियम्बल में, वो दो चीज़ें उसके साथ जुड़ी हुई हैं, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल यानी नागरिकों की गरिमा, और दूसरा यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन यानी राष्ट्र की एकता और अखंडता। तो ये दोनों मैंने चीज़ें लिख दी। अब इससे सीख ये मिलती है कि हमें उद्देशिका यानी प्रियम्बल को पूरा याद होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल अगली बार हो सकता है समता आ जाए, इक्वलिटी, ठीक है। तो उसमें दो चीज़ें जुड़ी हुई है, स्टेटस यानी प्रतिष्ठा और अवसर यानी अपॉर्चुनिटी। ठीक है, तो प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, ये दो चीज़ें लिखी। तो अगली बार अगर समानता है तो आपको ये लिखना पड़ेगा। तो ये चीज़ें तो आपको लिखनी है जो प्रियम्बल में मेंशन्ड है। फिर उसके साथ आप एक्स्ट्रा कुछ जोड़ना चाहें, जैसे बंधुता में आप जोड़ सकते थे कि 51AE यानी जो मूल कर्तव्य है हमारा, उसमें भी स्पष्ट रूप से कहा गया है कि नागरिकों के मध्य हमें भाईचारे की भावना को बढ़ाना, ये हमारा कर्तव्य, मूल कर्तव्य। समता आ गई तो आप लिख सकते थे अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में स्वतंत्र समानता के अधिकार की बात की गई है, ठीक है। या जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल आ गया जस्टिस का, कि सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, तो आपको लिखना पड़ेगा कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तीन तरीके के न्याय की बात की गई है। ये हमारे रूस के संविधान से, ठीक है, ये हमने प्राप्त किया है। जैसे यहाँ पे लिख सकते थे फ्रेटर्निटी हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन यानी फ्रांसीसी क्रांति, वहाँ से हमने तीन शब्द लिए, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। तो लिबर्टी आए या इक्वलिटी आए, फ्रेटर्निटी, ये लाइन तो आप लिख ही सकते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति से हमें इन तीन शब्दों को मिला। तो अब फ्रेटर्निटी आ गया तो अगली बार हो सकता है इक्वलिटी पूछे या जस्टिस पूछे या लिबर्टी पूछे। तब जैसे लिबर्टी में क्या है, थॉट, एक्सप्रेशन। अब ये थॉट और एक्सप्रेशन संविधान के मूल अधिकारों में कहाँ है, तो अनुच्छेद 19(1) में, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। और साथ में और क्या, लिबर्टी के साथ बिलीव, फेथ एंड वर्शिप। तो वहाँ हमें लिखना पड़ेगा कि अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी दिया गया है। तो इस तरीके से जब आप चीज़ों को समग्रता के साथ लिखेंगे तब आपको, जैसे यहाँ पे मैं फ्रांसीसी क्रांति भी लिख सकता था, और दूसरा 51AE, तो शायद दो में से दो मिल जाते। फिर भारत के संविधान में अनुच्छेद 103 में निर्वाचन आयोग की भूमिका क्या है। तो संविधान के अनुच्छेद, ये आपको पता है कि अनुच्छेद 103 में, उससे लिखने के लिए सबसे पहले बताना पड़ेगा 102 में उल्लिखित सांसदों से संबंधित निर्योग्यताएं यानी डिस्क्वालिफिकेशन, ये ग्राउंड्स ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन के संबंध में राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की सलाह लेकर फैसला करता है, जबकि दल बदल मामले में अयोग्यता का निर्णय लोकसभा अध्यक्ष से सभापति करता है। जब यहाँ पर मुझे एक चीज़ और लिखनी चाहिए थी कि ये जो निर्वाचन आयोग की सलाह, ये बाध्यकारी होती है प्रेसिडेंट पर, राष्ट्रपति पर, ठीक है। तो शायद पॉइंट 5 और मिल जाता है। तो इससे एक और चीज़ सीख मिलती है कि इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, क्योंकि 2018 मुझे याद है अनुच्छेद 355 पूछा था, और अनुच्छेद 355 जुड़ा था 352 और 356 से, क्योंकि उसमें यह था कि संघ का यानी यूनियन का ये कर्तव्य है कि एक तो वो राज्यों को बाहरी आक्रमण से बचाए, तो उसके लिए तो अनुच्छेद 352 है, राष्ट्रीय आपातकाल लगा के। और दूसरा था कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन किसी भी स्टेट में होता है तो वहाँ पे भी संघ की जिम्मेदारी होगी, तो वो अनुच्छेद 356 के तो राष्ट्रपति शासन लगा के की जाती है। तो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो हैं सुप्रीम को, ये कॉन्स्टिट्यूशन के, वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। मैं कोशिश करूँगा उस पर भी एक PDF बना के कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, और एक वीडियो बना के उसमें समझा के, ताकि आप सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स एक जगह कवर हो जाएँ, ठीक है। फिर देख, IR तो पूरा करंट अफेयर्स बेस्ड होता है जनरली, ठीक है। कहीं कहीं जगह जैसे, अगर देखिए स्टैटिक तो आपको पढ़ना ही है, क्योंकि स्टैटिक में जैसे 2018 में एक सवाल आया, मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए 2018 में या 2016 में किसी में आया था, जैसे नॉन अलाइन मूवमेंट यानी गुट निरपेक्षता आंदोलन, ये हमारे सिलेबस में मेंशन है। तो मान लीजिए इसकी पहली मीटिंग बेलग्रेड सर्बिया में भी थी, तो ये पूछ सकते हैं कि बेलग्रेड सम्मेलन, उस पर 2 नंबर का सवाल पूछ लिया, तो फिर आपको लिखना पड़ेगा। जैसे मुझे याद है ब्रिक्स की जो पहली समिट थी, उसका नाम मैं भूल गया, येकेतिनबर्ग ऐसी कोई रशिया की जगह थी, उस समिट का नाम पूछ लिया था 2 नंबर में।
तो वहाँ आपको लिखना था कि ब्रिक्स की पहली समिट है, फिर ब्रिक्स के देशों के नाम लिख देते हैं। तो उसके लिए पहले पता तो होना चाहिए। तो पहली समिट कोई भी है, जितने भी इंपॉर्टेंट आपके सिलेबस में दिए हुए हैं, चाहे G20 हो, चाहे कोई भी हो, उसकी पहली समिट ब्रीफ हिस्ट्री आपको पता होनी चाहिए और करंट अफेयर्स से रिलेटेड। तो यहाँ पे इस बार जो सवाल थे 2021 में, वो जनरली करंट अफेयर से रिलेटेड। जैसे अब्राहम समझौते, जैसे आपके लिखा हुआ है सिलेबस में पश्चिम एशिया, ठीक है, उसके साथ भारत के संबंध या जो भी। तो ये पश्चिम एशिया की करंट अफेयर्स की न्यूज़ ये थी सबसे इंपॉर्टेंट, अब्राहम समझौता, तो आपको पूछ लिया। तो यूएसए के प्रयासों से मध्यस्थता से खाड़ी देशों में यूएई बहरीन के मध्य हुआ, और ये सब। तो डेट नंबर। फिर थर्ड, अब देखिए जैसे भारत ने रशिया से, क्योंकि सिलेबस में स्पष्ट मेंशन है भारत की यूएसए जो मुख्य देश हैं, चीन, यूएसए, ईयू और रशिया, इन सब के साथ कैसी हमारी भागीदारी या साझेदारी है। तो रशिया के साथ हमने S-400 खरीदा था, और उसको लेकर के यूएसए जो है वो हम पे विरोध कर रहा था कि आपको S-400 नहीं खरीदना चाहिए। तो यूएस का जो डिफेंस सिस्टम था, ये डिफेंस सिस्टम S-400 जैसा ही वो था थर्ड, तो उसके बारे में पूछ लिया गया, ये न्यूज़ में था। तो 1.5 था, संयुक्त अमेरिका राज्य अमेरिका द्वारा निर्मित ये डिफेंस सिस्टम है, टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड डिटेक्शन। भारत ने थर्ड की जगह S-400 रूस से खरीदा, ये मिसाइल से होने वाले आक्रमण से रक्षा करता है। फिर अब देखिए जैसे करंट अफेयर्स, G20 हमारे कोर्स में सिलेबस में मेंशन है, तो रोम शिखर सम्मेलन 2021 के 4 प्रमुख मुद्दे लिखिए। तो जो मुझे याद था वो मैंने लिखने की कोशिश की, 1.25 नंबर मिले। तो इससे सीख क्या मिलती है? एक तो सबसे पहले सिलेबस, और सिलेबस में जैसे लिखा हुआ पश्चिम एशिया, तो आपको पता होना चाहिए पश्चिम एशिया में अभी कौन सी न्यूज़ चल रही है, करंट अफेयर्स। अगर ये लिखा हुआ है कि यूएसए, रशिया, चाइना, ठीक है, ईयू के साथ हमारे संबंध, तो इन कंट्रीज़ के साथ अगर कोई हमारा भी आगे बढ़ी हैं चीज़ें या कोई लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है तो वो पूछ सकते हैं। तो इस तरीके से आपको करंट अफेयर्स को स्टैटिक से या सिलेबस से लिंक करके पढ़ना होगा। अभी क्वेश्चन थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड था। तो द फर्स्ट कैबिनेट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वाज नॉट अ पॉलिटिकल कैरेक्टर बट ऑफ नेशनल कैरेक्टर। राजनीतिक चरित्र का नहीं बल्कि राष्ट्रीय चरित्र का था। अब जैसे राष्ट्रीय चरित्र बोला इन्होंने, तब इसके 3 मायने निकल सकते हैं। एक तो सारे वर्गों का प्रतिनिधित्व, सो वर्ग में कहा सकते हैं दलित, महिला, अल्पसंख्यक, और दूसरा क्षेत्रीय। तो क्षेत्रीय में क्या हो सकता है भाई, जितने भी क्षेत्र हैं, जैसे दक्षिण भारत है, या आपका उत्तर पूर्व है, या जितने भी है बहुत सारे क्षेत्र हैं, उनका प्रतिनिधित्व। तो ये मैंने लिखने की कोशिश की है, 2 नंबर मिले हैं। जैसे देखिए जवाहरलाल नेहरू ये तो प्रधानमंत्री थे, ठीक है, कि सरदार वल्लभ भाई पटेल गुजरात से आते थे, ठीक है, राजकुमारी अमृत कौर महिलाओं का प्रतिनिधित्व कर रही थी और स्वास्थ्य मंत्री थी। बाबू जगजीवन राम डॉक्टर अम्बेडकर दलित समुदाय से आते थे, ठीक है, और बिहार और बॉम्बे से इनका संबंध था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अल्पसंख्यक थे और शिक्षा मंत्री थे। और C राजगोपालाचारी गवर्नर जनरल बने, जो कि दक्षिण भारत से आते थे। मैंने कोशिश की वर्गों का और क्षेत्र का प्रतिनिधित्व दिखाने की। शायद थोड़ा और दिखाना चाहिए था, तो शायद 2 में से और ज़्यादा मिलते हैं, लेकिन पहले तो सवाल को समझना है कि सवाल कहना क्या चाह रहा है, फिर उसके बाद में आपका जो रेलेवेंट कंटेंट आपको याद आ रहा है उसको उससे लिंक करना है जो कि सवाल की डिमांड है, ठीक है। जैसे अगर मैं खाली नाम लिख देता तो शायद नंबर नहीं मिलते, क्योंकि आपको ये भी दिखाना है कि राष्ट्रीय चरित्र का है। आप खाली नाम लिख देंगे उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपको ये लिखना पड़ेगा महिलाओं का प्रतिनिधित्व कर रही थी राजकुमारी अमृत कौर, ताकि आपको दिखाना पड़ेगा कि आप जो लिख रहे हैं वो सवाल की डिमांड के हिसाब से लिंक है। अब देखिए ये भी करंट अफेयर्स, जैसे चीफ जस्टिस, देखिए है तो ये करंट अफेयर्स, लेकिन ये सिर्फ स्टेटमेंट है, बाकी का आप सवाल देखेंगे तो स्टैटिक ही है। जैसे हमारे यहाँ लिखा हुआ न्यायिक पुनरावलोकन सिलेबस में, ठीक है, उसके साथ फिर न्यायिक सक्रियता आई जाती है, ठीक है, न्यायिक अतिरेक बोल दीजिए, सक्रियता बोल दीजिए। तो मुख्य न्यायाधीश, तो इसमें जितने भी आप आर्टिकल्स लिखेंगे, जितने भी जजमेंट्स लिखेंगे उतने इंपॉर्टेंट है। तो मुख्य न्यायाधीश रमन्ना ने अनुच्छेद 124 के तहत, अनुच्छेद 145 के तहत मौजूद न्यायिक समीक्षा की शक्ति पर टिप्पणी की, ठीक है। उनके अनुसार उच्चतम न्यायालय मूल अधिकारों का रक्षक है, तो अनुच्छेद 13। फिर केशवानंद भारतीवाद आपको पता ही होगा, 24 अप्रैल 1973। फिर न्यायिक समीक्षा, न्यायिक अतिरेक नहीं मानना चाहिए, ठीक है। फिर क्षेत्राधिकार है, ठीक है। तो और भी कुछ इसमें चीज़ें लिख सकते हैं, तो शायद 2 में से ज़्यादा मिलते हैं, 2 एवरेज मार्क्स हैं। अब देखिए आप थोड़ा सा एक्टिव होकर खुद भी सोचिएगा कि इसमें क्या चीज़ें और जोड़ी जा सकती थी, ठीक है, और चीज़ें क्या जोड़ी जा सकती थी, कोई सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट या कोई इससे आपको एक चीज़ तो समझ में आ रही है कि सिलेबस से सीधे सीधे सवाल आ रहे हैं कि भाई ये न्यू जुडिशल ओवररीच है या जुडिशल रिव्यू, ये सीधे सीधा मैंशनड है सिलेबस में। तब वहाँ से सीधा सवाल आ रहा है, तो इसको पहले से आप तैयार करके रखिए। क्या तैयार करके रखना है? वैल्यू एडिशन, नॉर्मल बेसिक लैंग्वेज तो आप लिख ही देंगे, तो वैल्यू एडिशन में क्या हो सकता है? आर्टिकल्स,
सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स, रिपोर्ट्स या कमिटीज़, जैसे लॉ कमीशन की कोई रिपोर्ट हो गई, ठीक है। सेंट्रल स्टेट रिलेशन यानी केंद्र राज्य संबंधों में जैसे सरकारी कमीशन की, पंची कमीशन की, उनकी रिपोर्ट हो गई, उनकी रिकमेंडेशन हो गई। तो ये सारे आप रिकमेंडेशन पहले से लिख के रखें। तो जो भी सिलेबस मैंशनड है उस सिलेबस के पॉइंट पे कम से कम आपके पास वैल्यू एडिशन पहले से तैयार होना चाहिए। अब आप सोचेंगे मैं वहाँ जाके कुछ लिख लूँगा, पढ़ा ही नहीं है पहली बात तो कैसे लिखेंगे। और अगर आपने पेपर में नहीं, पहले से पेपर नहीं लिख के रखा है, उसमें ये सारी चीज़ें इंक्लूड नहीं करके रखी हैं, तो फिर आप वहाँ पे भी इंक्लूड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब जैसे ये देखिए, भारत को राष्ट्रपति के पद से हटाने के संवैधानिक, ये तो देखिए ये चीज़ थी कंटेंट से रिलेटेड, कि आप कंटेंट को कैसे इनरिच करते हैं। अब यहाँ पे देखिए प्रेजेंटेशन, जैसे मैं आपको बताता हूँ, एक जैसे अनुच्छेद 61 में, ठीक है, तब इसमें क्या क्या चीज़ें, जैसे अनुच्छेद 61 आर्टिकल आ गया, आधार क्या था, हटाने का संविधान का उल्लंघन। फिर मैंने पॉइंट से वो लिख दिया कि भाई प्रस्ताव को 1/4 सदस्यों का समर्थन होना चाहिए, 14 दिन का नोटिस होना चाहिए, किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जाता है। अब देखिए एक कॉपी देखी मैंने, उसमें उसने इसी चीज़ को वैसे लिख रखा है, जैसे ये देखिए अनुच्छेद 61 बक्से में बंद किया, आगे किया आधार, संविधान का उल्लंघन, वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। फिर उसके बाद में लिखा 1/4 सदस्यों का समर्थन, ठीक है, दैट द मोशन इज सपोर्टेड बाय 1/4 मेंबर्स। फिर उसके बाद में आपने लिखा कि पहले सदन में 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास, और ये कुल संख्या का एब्सोल्यूट मेजोरिटी है। सबसे ज़्यादा मेजोरिटी अगर किसी में चाहिए होती है पास करने के लिए तो वो है इसमें, राष्ट्रपति को हटाने में। फिर दूसरे सदन में राष्ट्रपति को अपना पक्ष रखने का मौका और जांच, ये पॉइंट मैंने नहीं लिखा, ठीक है, तो मुझे वैसे 2.5 नंबर दिए हैं। अब तो मैं बताना चाह रहा हूँ, ये तो दूसरे सदन में जांच, फिर दूसरा सदन भी 2/3 बहुमत से पास करेगा, फिर राष्ट्रपति पद से हट जाएंगे। अब देखिए, अब इसमें ना आपने कोई लैंग्वेज लिखी, उस इंसान को 4 नंबर दे रखे थे 5 में से। एक तो आपका टाइम बच गया क्योंकि आपने लैंग्वेज लिखी नहीं है, ऐसा होता है, यूँ यूँ, वो जो लैंग्वेज वाले शब्द होते हैं जो नंबर भी नहीं देते वो, ठीक है, पर वो लिखने, अब आप अगर ऐसे नहीं लिखेंगे तो वैसे लिखेंगे। एक तो आपका टाइम बचेगा इससे, दूसरा आपने सारी चीज़ें उनको, उसको भी, पढ़ने वाले को भी आसान हो गई, सारी चीज़ें एक साथ दिख गई, तो उसने 4 नंबर उसको दिए। जिस तरीके से आप प्रेजेंटेशन में भी सुधार कर सकते हैं, तो कंटेंट को एनरिच कीजिए और प्रेजेंटेशन पे ध्यान दीजिए। खैर, अब एक सूर्य एक विश्व एक ग्रिड, ये भी करंट अफेयर से रिलेटेड था, 1 नेशन 1 वर्ल्ड 1 ग्रिड, ठीक है, क्योंकि ग्लासगो में जो COP26 हुई थी, ठीक है, उसमें इसको लॉन्च किया गया था। पर इसका जो अवधारणा को है, सबसे पहले हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने 2018 में जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस हमने जो बनाया है, ISA अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन भारत ने, जिसका गुरुग्राम में हेडक्वार्टर है, उसमें भारतीय प्रधानमंत्री ने यह अवधारणा प्रस्तुत की थी और फिर इसको लॉन्च किया गया था COP26 में ग्लासगो में। COP26 होती है UNFCCC की, ठीक है। अब ये उसके बाद में फिर आपने ये समझाने की कोशिश की है, ठीक है, पर शायद उसको बहुत ही स्पेसिफिक चीज़ चाहिए होगी। जैसे ये एक स्पेसिफिक चीज़ मुझे याद थी कि अब एशिया, उसमें 3 तरीके से जोड़ा जाएगा, कि पहले हम अफ्रीका को जोड़ा जाएगा, फिर एशिया को, फिर अमेरिका और यूरोप को उसके साथ फिर जोड़ा जाएगा, तो इसका 1 नंबर दिया है। बाकी और स्पेसिफिक चीज़ें शायद उस समय मुझे याद नहीं आएंगी, लिखी नहीं, तो वरना फिर उसके भी नंबर होते हैं। तो आप देखिए, जितनी स्पेसिफिक चीज़ें, मैंने कहा उनके पास कीवर्ड्स होते हैं, अगर वो स्पेसिफिक चीज़ें उनको दिख गई तो वो नंबर दे देंगे, वरना लैंग्वेज के नंबर बहुत कम है। हो सकता है आधा नंबर 1 नंबर कहीं मिल जाए, लेकिन हालांकि उस 1 आध नंबर के लिए हमको लिखना तो चाहिए कम से कम, कि कभी कभार 1 आध नंबर भी बहुत फ़र्क पड़ देता है। लेकिन पहले मैं कोशिश करनी चाहिए जो मैं आते हैं वो अच्छे से करें, फिर उसके बाद दूसरी चीज़ जो हमको थोड़ी कम आती है उसको कोशिश करें लिखने की, पर लिखें सब, ताकि आधा 1 नंबर भी अगर कहीं एक्स्ट्रा मिल जाता है किसी कारण से भी, तो वो भी फ़र्क तो पड़ता ही है। अब स्वतंत्रता पश्चात राजस्थान में प्रथम विधानसभा चुनाव की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अब ये चीज़ें जो मुझे आती थी, ठीक है, कि प्रथम हीरालाल शास्त्री, फिर प्रथम आम चुनाव, राज्य चुनाव, कांग्रेस को बहुमत प्राप्त, राम राज्य परिषद, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जनसंघ आदि ने भाग लिया, फिर जयनारायण व्यास चुनाव हार गए, जैसे टीकाराम पालीवाल प्रथम निर्वाचित, फिर उपचुनाव में व्यास जी जीते, उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया, टीकाराम पालीवाल राज्य के प्रथम उप मुख्यमंत्री बने, परंतु फिर मोहनलाल सुखाड़िया मुख्यमंत्री बने, 17 साल तक मुख्यमंत्री रहे, 1.5 नंबर दिया। जिसमें वो लिखना चाहिए था, जैसे एक जगह देखिए, यशोदा देवी पहली महिला विधायक, एक ये बढ़िया फैक्ट था।
और भी बहुत सारे फैक्ट होंगे कि किस पार्टी को कितनी सीटें प्राप्त हुई, और भी ज़्यादा स्पेसिफिक चीज़ें लिखेंगे तो और ज़्यादा नंबर। तो ठीक है। फिर अब देखिए, भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन की विशेषताओं एवं उद्विकास का वर्णन कीजिए। अब देखिए, मैंने सीधा लिखना चालू कर दिया क्योंकि मुझे लगा टाइम मेरे थोड़ा सा, मैंने कहा पेपर लिखे नहीं थे पहले, तो मेरे को हमेशा एक डर था कि पेपर छूट ना जाए, तो मैं कोशिश करता था सीधा लिखने की। लेकिन आप इसमें कोशिश कीजिए कि आप यहाँ पे पहले हेडिंग बनाइए। जैसे ये इसमें 2 सवाल के पार्ट हैं, एक तो न्यायिक पुनर्विलोकन की विशेषताएं और दूसरा उद्विकास। ठीक है, तो आप पहली हेडिंग बनाइए कि भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन की विशेषताएं, फिर उसके बाद में इन विशेषताओं में पॉइंट लिखिए, हालांकि ताकि उसको स्पष्ट दिख जाए कि आपने सब समझा दीजिए। जैसे यहाँ उद्विकास मैंने लिख दिया है पॉइंट बना, तो यहाँ भी विशेषताएं लिख दीजिए। तो फिर मैंने सारे अनुच्छेद लिखने की कोशिश की है। ठीक है, ठीक है, बस समझाने की कोशिश की है, थोड़ी बहुत सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट भी लिखे हैं। ठीक है, 0.5 अनुच्छेद 136 स्पेशली पिटिशन, फिर उद्विकास। ठीक है, 1967 के गोपालनवाद में, फिर मैंने पूरा उद्विकास समझाया, गोपालनवाद। ठीक है, फिर 2425 संविधान संशोधन, फिर केशवानंद भारतीवाद, 1.5 नंबर दिया है। ठीक है, तो अब 1.5 और 1.5 3 नंबर 10 में से दिए हैं। तो कुछ स्पेसिफिक चीज़, अब जैसे इसमें स्टार्ट ऐसे कर सकते थे। सबसे पहले तो आप विकास दिखाते कि न्यायिक पुनर्विलोकन यानी जुडिशियल रिव्यू, वो यूएसए से भारत ने ग्रहण किया। यूएसए में कहाँ से है? मार्बरी वर्सेस मेडिसन। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार जुडिशियल रिव्यू, तो वहाँ से फिर यूएसए में हमारे यहाँ आए। ठीक है, तो फिर उसके बाद में आप फिर विशेषताएं लिखते। ठीक है, फिर विशेषता में आप आर्टिकल्स लिखे। ठीक है, पर विशेषताएं लिखनी थी। मैंने कहा आर्टिकल्स तो लिख दिए सारे, ये आर्टिकल्स एक ही पॉइंट हुआ एक तरीके से। अब जैसे एक पॉइंट ये हो गया कि मूल अधिकारों को उल्लंघन करती विधि को माने, तो यहाँ 1.5 नंबर दे दिया, यहाँ आर्टिकल्स का आधा नंबर दे दिया। अब इसमें और स्पेसिफिक चीज़ें लिखनी चाहिए थी कि जैसे न्यायिक पुनर्विलोकन की क्या विशेषताएं, कि कैसे कैसे होती हैं। तो आप ये भी लिख सकते थे अनुच्छेद 131 के तहत। ठीक है, वो क्या कर सकता है कि जो मूल क्षेत्राधिकार है, ठीक है, केंद्र और राज्य के मध्य विवादों का भी, ठीक है, पुनर्विलोकन करता है। 137 के तहत उसको शक्ति प्राप्त है कि वो अपने जो जजमेंट्स होते हैं उनका ही अवलोकन कर सकता है। जैसे आपको अभी पता हो तो अभी जो पीवी नरसिम्हा राव केस, उसका पुनर्विलोकन या जुडिशियल रिव्यू सुप्रीम कोर्ट ने किया, और अपने ही जो 5 जजेस बेंच के फैसले को, अब देखिए 5 जजेस बेंच का फैसला उसको 7 जज की या उससे ऊपर वाली बेंच ही पलट सकती है। तो 7 जजेस बेंच ने अभी हाल ही में पीवी नरसिम्हा राव वाला जो केस था, जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस यानी संसदीय विशेषाधिकार से संबंधित मामला था, झारखंड मुक्ति मोर्चा, उसको फिर उन्होंने पलट दिया 7 जजेस। तो ये लिख सकते थे अनुच्छेद 137 में कि न्यायालय अपने निर्णयों का भी पुनर्विलोकन करता है। तो इस तरीके से विशेषताएं लिखते तो शायद नंबर और मिलते। फिर उद्विकास में, ठीक है, उद्विकास में तो केसेस ही समझा सकते थे, और केसेस लिखने चाहिए थे शायद। ठीक है, जैसे और केसेस में क्या लिख सकते हैं, जैसे जहाँ जहाँ न्यायिक जैसे किहोटो होलोहन है, वहाँ पे बोला कि जो 10वीं अनुसूची में स्पीकर यानी सभापति जो फैसला लेता है वो जुडिशियल रिव्यू, सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, जैसे डीसी कूपर, सॉरी आरसी कूपर केस में उसने सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि राष्ट्रपति या राज्यपाल की जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति है वो न्यायिक पुनर्विलोकन के अधीन है। और न्यायिक पुनर्विलोकन को केशवानंद भारती में तो बोला ही है कि संविधान के मूल ढांचे का पार्ट है। ठीक है, अभी तो हो गया। फिर अब योजना आयोग और नीति आयोग की कार्यप्रणाली में अंतर, तो ये कार्यप्रणाली में अंतर लिखने की कोशिश की है। ठीक है, 3.5 नंबर दिए हैं 10 में से, मतलब कुछ और चीज़ें। अब देखिए एक चीज़, थोड़ा सा सिस्टमेटिक चीज़ों को ज़रूर बनाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, और ये सारी चीज़ें हैं ना, अगर मैं पॉइंट बना के इधर ही लिख देता इसमें, रिसर्च विंग, शासी परिषद, आकांक्षी जिला कार्यक्रम, तो शायद और बेहतर होता, तो शायद 4, 4.5, 5 तक भी जा सकते थे। अब देखिए क्वाड, ये भी IR करंट अफेयर्स। अब देखिए IR में कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कीवर्ड, एक कीवर्ड हो गया कि भाई 4 मेंबर्स आपने बता दिए क्वाड के। ठीक है, आप एक ईयर भी लिख सकते थे कब क्वाड का गठन हुआ। ठीक है, फिर फ्री, ओपन एंड इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक। ठीक है, ये कीवर्ड हो गया। फिर उसके बाद में आसियान सेंट्रलिटी सिद्धांत, ये कीवर्ड हो गया। चीन की विस्तारवादी नीति। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुक्त एवं खुली वाणिज्यिक समुद्री रास्ते यानी फ्री एंड ओपन कमर्शियल सी रूट्स। भारत ने चारों देशों के साथ 2+2 बैठकों का आयोजन, मालाबार सैन्य एक्सरसाइज। ठीक है, फिर उसके बाद भारत ने क्या कहा है कि भाई ये चीन के खिलाफ नहीं है, बल्कि समानता व लोकतांत्रिक मूल्य पर विश्वास रखने वाले 4 देशों का समूह। ये हमारे S जयशंकर जी का कथन था, तो मूल लिख देना चाहिए था, नाम भी लिख देता तो बढ़िया होता है। फिर मिडिल ईस्ट क्वाड भी हमने बनाया। ठीक है, जो USA, UAE और इसराइल साझेदार है भारत के साथ।
फिर क्वाड ने जो लेटेस्ट अभी था कि भाई 2022 तक 5 अरब वैक्सीन बनाने का लक्ष्य रखा है, गरीब देशों को सहायता, ठीक है, COP20 ग्लासगो सम्मेलन, ठीक है, ये सारी चीज़ें लिखने की कोशिश की है। 6 नंबर मुझे 10 में से दी, जो कि ठीक है। फिर राजस्थान में ग्राम सभा की प्रभावी कार्यप्रणाली के सुझाव लिखिए, ठीक है। तो वही इसमें सारे वो आपको लिखने थे कि भाई शुरुआत पंचायती राज की कब हुई, 73वां 74वां संविधान संशोधन से आया, ठीक है। भाग 9A और भाग 9 जोड़ा गया। अनुच्छेद 343 में ग्राम सभा की व्यवस्था की गई है। इसमें सभी वयस्कों को सदस्य बनाया गया। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, फिर राजस्थान में ग्राम सभा का गठन, प्रभावी सब सुझाव सारे मैंने इतने लिख दिए हैं। नवाचार विधि भी लिखी है, 4 नंबर दिए। अब इसमें कई लोगों को 6-7 नंबर भी दिए, इसमें मुझे 5 नंबर दिए, ठीक है। तो अब आपको तो एक चीज़ बस इतनी करनी है कि आपको जितना कंटेंट आपको पता है वो सारा आप लिख दीजिए बस। जैसे मैंने इसमें चीज़ में लिखने की कोशिश की है, कभी ग्राम सभा को भी 4 बैठकें होती हैं, उनको और सुनिश्चित करना, क्योंकि कई बार इसमें लीपापोती हो जाती है। फिर मनरेगा की धारा में जैसे सोशल ऑडिट यानी सामाजिक अंकेक्षण का प्रावधान है मनरेगा, वैसे अन्य योजनाओं में भी किया जा सकता है। तो इस तरीके से लिखने की कोशिश कीजिए। और अनुच्छेद 243G के अंतर्गत जो प्रदत्त 29 विषय हैं उनके अधिकारों का हस्तांतरण, तो आर्टिकल्स जहाँ भी मेंशन करने का वो आपको करना ही है, ठीक है। इसको पढ़ लीजिएगा। तो ठीक है, इस वीडियो में मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि पॉलिटी को कैसे तैयार करना चाहिए। तो आपको एक चीज़ समझ आ गई होगी कि आप एक फैक्ट शीट बनाइए, सिलेबस का पॉइंट लिखिए, उससे रिलेटेड आर्टिकल्स, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स, इसकी लिस्ट आप पहले से बना के रखिए और उसको रिवाइज करिए, ताकि एग्ज़ाम के टाइम पे आपको सीधे सीधे वो चीज़ें वो याद आएँ और आप उसको तुरंत लिख सकें। क्योंकि टाइम को भी बचाना है आपको, तो आपने पहले से प्रैक्टिस कर रखी है और आपको चीज़ें ज़्यादा याद होगी तो आप जल्दी लिख पाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और भी कोई वीडियो जो आपको लगता हो कि इस पर मुझे बात करनी चाहिए तो कमेंट में आप बता सकते हैं मुझे। और इसकी अगर और कंटेंट से रिलेटेड अगर आपको कुछ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल अश्विन मालू RS नाम से है, इसी नाम से ही है, अश्विन मालू RS। ओके, थैंक यू।